जो लोग अब तक यह नहीं समझ पाए थे कि आखिर किन किन डायमेंशनों पर ध्यान देना है संविधान पढ़ते समय, और कैसे लक्ष्मीकांत उसमें प्री और मेंस में उनके लिए ज्यादा बेनिफिट। देश में जाति जाति के अलग अलग के लोग हैं, धर्म अलग है, लिंग अलग है, भाषाएं अलग हैं, रहने सहने खान पान के तरीके अलग, रंग अलग, संस्कृतियां अलग, और इस विविधता में बवाल भी ज्यादा है। ऐसे में अगर एक लकीर ना खींच दी जाए जिस लकीर के नीचे ये सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड समझे, सभी को फील हो कि हमारा धर्म संरक्षित रहेगा, हमारे खान पान संरक्षित रहेंगे, हमारी वेशभूषा संरक्षित रहेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान क्यों? क्या है संविधान? कुछ बुनियादी सवाल जो संविधान पढ़ाने से पहले किए जाने चाहिए अभ्यर्थी के सामने, वो सवाल आपके सामने है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मेंटोर पर। आज तक आप आंसर राइटिंग की सीरीज देख रहे थे। आज से हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत शुरू करने जा रहे हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंटों ने इसकी फरमाइश की कि सर लक्ष्मीकांत पे अभी भी उन्हें समस्याएं आ रही हैं, तो आज उन स्टूडेंटों के लिए भी यह श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है। तो आइए मैं नवाज सर फिर एक बार आप सबका अपनी इस मैराथन श्रृंखला जो चलेगी, एक के बाद एक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सीरियल वाइज में आपको यह पूरी श्रृंखला मिलेगी, जिसमें जीएस पेपर 2 के संविधान वाले पोर्शन को सॉल्व करने में आपको काफी महत्वपूर्ण वीडियो ये मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, हम स्टार्ट करें यहीं से भारत के संविधान के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान क्यों? क्या है संविधान? कुछ बुनियादी सवाल जो संविधान पढ़ाने से पहले किए जाने चाहिए अभ्यर्थी के सामने, वो सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइड लोकतंत्र, सिर्फ लोकतंत्र डिसाइड हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस देश में। फिर लोकतंत्र और संविधान क्या क्या है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, और कैसे हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र और संविधान का नाता साथ साथ है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले पॉइंट अगर हम समझें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान कहते हैं ऐसे कानूनों के समुच्चय को जिसमें व्यक्ति और नागरिक के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। मैं व्यक्ति और नागरिक क्या कह रहा हूं, इसलिए कि कोई भी संविधान और बेहतर कहलाता है जब उसमें न सिर्फ नागरिकों की बात की जाए बल्कि साथ ही साथ उसमें व्यक्तियों की भी बात की जाए। तो भारत के संविधान को अगर आप देखेंगे तो वहां नागरिक के साथ साथ व्यक्ति को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी दूसरे देश का ही नागरिक क्यों ना हो। तो संविधान एक अमूमन परिभाषा हो गई। दूसरा है वाई कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक चीज बताओ, इस देश में जाति जाति के अलग अलग के लोग हैं, धर्म अलग है, लिंग अलग है, भाषाएं अलग हैं, रहने सहने खान पान के तरीके अलग, रंग अलग, संस्कृतियां अलग, और इस विविधता में बवाल भी ज्यादा है। ऐसे में अगर एक लकीर ना खींच दी जाए जिस लकीर के नीचे ये सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड समझे, सभी को फील हो कि हमारा धर्म संरक्षित रहेगा, हमारे खान पान संरक्षित रहेंगे, हमारी वेशभूषा संरक्षित रहेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो कितना बेहतर होगा। तो वो लकीर खींच दी जो गई वही क्या है, संविधान है। एक ऐसा नियम कानून जिसके नीचे सभी प्रकार की विविधताएं आसानी से रह सकें। ठीक है, फिर अगर भारत के संविधान की यात्रा की अगर बात की जाए तो भारत का संविधान की अगर परिभाषा लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा था जिसको मैं कोड कर रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान वह उपनिवेशवाद से लोकतंत्र तथा महारानी के
शासन से जनता के शासन का परिचायक है। समझ रहे हैं? उपनिवेशवाद से लोकतंत्र और महारानी के शासन से जनता के शासन का परिचायक है भारत का संविधान। ये भारत के संविधान के दर्शन की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बात अगली, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइड लोकतंत्र? नहीं, लोकतंत्र सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेने से नहीं आता है। फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी कहा जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार है। आपको चुनने और चुने जाने का अवसर दिया ही ना जाए, एक ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो, एक ही वर्ग के लोग खड़े हो और वही बार बार आए और सरकार बनाए, तो क्या लोकतंत्र है? अब चलो चुनने और चुने जाने का अधिकार हो, लेकिन हमको वोट ही ना दिया जा रहा हो, हम वोट ही ना दे पा रहे हो, तो क्या लोकतंत्र है? या फिर लोगों का माइंडसेट इतना बदल दिया गया हो कि लोग धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे वोटिंग कर रहे हो, तो क्या उसको स्वतंत्रता समझी जाएगी? नहीं समझी जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा संविधान हो जिसमें समता हो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, जहां सभी प्रकार के मानवीयों के प्रति समान व्यवहार हो, नागरिकों में भेद न हो, नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार समान रूप से मिले हो, देश के संसाधनों पर सभी प्रकार के लोगों का अधिकार हो, सबको पॉलिटिकल पार्टी बनाने, चुनने और चुने जाने का अधिकार हो, कहीं भी आने जाने और निवास करने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हो, तो हम लोगों को धर्म के आधार पर क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए और कहा जाए पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम नहीं रह सकते, इस इलाके में हम किसी को भी किराएदारी पे मुसलमानों को नहीं देंगे। यह क्या है? ये एक मुस्लिम नागरिक के अमानवीय उसको जो है ठेस पहुंचाई जा रही है। तो ये कहां है? ये नागरिक के तौर पे अमानवीकृत किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज भी सोचिए जरा कि लोकतंत्र है, इतना मजबूत संविधान है, उसके बावजूद कई बार ऐसी भाषाएं सुनने को आ जाती हैं। कई बार हम लोग भी जब कमरा लेने जाते थे तो उन कमरा लेने के चक्कर में पता चलता था मकान मालिक से सारा सौदा हो गया, कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही वो सुनाता था हमें एक बात कि आप लोगों का कास्ट क्या है, धर्म क्या है, तो जैसे ही हम लोग बताते कि हम लोग मुसलमान हैं, कहता रूम खाली नहीं। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आज भी भारत में देखे जा रहे हैं। तो इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वह भी हमारे प्रति अन्याय ना करे, इसलिए संविधान में हर एक चीज का लिखित रूप में होना जरूरी है। वरना यही सरकारें कहती कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है तो फिर तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पता चला कि नॉर्थ कोरिया के जो राजा हैं, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति, उनका दिमाग खराब हुआ, उनके मीटिंग में उनके फूफा जी मुस्कुरा दिए, खांस दिए तो तोप से उड़ा दिए और कहें लोकतंत्र है भैया, हमारी मीटिंग में कोई हंस कैसे सकता है? तो ऐसी जगह को तो लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। फिर लोकतंत्र और संविधान का रिश्ता, लोकतंत्र और संविधान का रिश्ता वैसा ही है जैसे आप कह सकते हैं एक मां बेटे का रिश्ता। यहां पे लोकतंत्र क्या है? एक मां की तरह है और उसमें पनपने वाला संविधान उसके बच्चे की तरह है, जिसका लालन पोषण यही लोकतंत्र करती है, यही जनता से शक्ति प्राप्त करता है भारत का संविधान। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य कहा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, नॉट वी द पीपुल ऑफ मुस्लिम, हिंदूज, ईसाई एंड सिख, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और यही अपने आप में भारत की विविधता को भी समाहित करता है और सभी प्रकार के लोगों को आश्वस्त करता है कि आपको भारत में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो रही ये बात। फिर उसके बाद अब मूल बात कर लें तो मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान जो है आपका 1946 में 9 दिसंबर को जो है पहली बैठक हुई। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया, उद्देशिका प्रस्ताव। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 1949 में 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया। लेकिन
1950 26 जनवरी का दिन चुना गया पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने के लिए। 24 जनवरी को भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वह भारत की आजादी के बाद जब बंटवारा हो गया तो 299 सदस्य थे और इनका जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष प्रणाली पर हुआ था, यानी 1935 में जो चुनाव हुआ था और उसके हिसाब से जो एमएलए चुने गए थे विधायक, उन्होंने वोट दे करके संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ठीक है, BR अम्बेडकर साहब बॉम्बे से चुन करके आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। फिर मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में लगभग आप देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी और लगभग 22 जो थे भाग थे। अब ये भाग भी बढ़े गए, कई सारे जो सब भाग जोड़े गए, जैसे भाग 4 क जोड़ा गया, तो ऐसे करके 25 भाग हो जाते हैं इसके। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अनुसूचियां बढ़ करके 12 हो चुकी हैं और आर्टिकल 400 से भी ऊपर जा चुके हैं। भाग जो है 25 भाग हो चुके हैं अभी आपके। ठीक है, तो ये नॉर्मल परिभाषा आपकी और नॉर्मल इंफॉर्मेशन। इसके लिए संविधान सभा से रिलेटेड एक क्लास ले लिया जाएगा, उसमें हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन अब आज हम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं भाग 1। भाग 1 संविधान का जो है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। इसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस पर तमाम डिबेट हुआ, तमाम बहस हुई संविधान सभा में। लोग इंडिया शब्द नहीं चाहते थे, सिर्फ भारत चाहते थे। फिर लोग चाहते थे फेडरेशन शब्द जोड़ा जाए, यूनियन नहीं जोड़ा जाए, इंडिया भारत और इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, ये वर्ड जोड़ा गया था। तो कुछ लोग फेडरल रिजर्व चाहते थे। तो कई डिबेट के बाद फाइनली यूनियन कहा गया। यूनियन क्यों कहा गया? कि भारत में जो राज्यों का विलय हुआ है वो समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से अमेरिका में राज्य समझौते का परिणाम है, समझौता करके साइन करके वो शामिल हुए हैं, इसलिए वहां डुअल नागरिकता है, कोई स्टेट का भी नागरिक हो और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते, आप नागरिक भारत के ही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राज्यों को तोड़ा जा सकता है, तोड़ मरोड़ करके उनको राज्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, अन्य नाम बदला जा सकता है। इसलिए भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें 3-4 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आता है कि राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा और समझौते का परिणाम नहीं है, तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, इसमें जब आप पॉइंट देखेंगे तो निकल करके आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, इस यूनियन में जो है संघ शब्द आया है। संघ, तो संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार। और फिर इसके बाद आप इसमें छोटा शब्द हो गया ये संघ। लेकिन जैसे राज्य क्षेत्र शब्द आएगा तो राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ केंद्र और राज्य तथा साथ ही साथ वह क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी भविष्य में भारत कोई जीत ले या फिर भारतीय हिंद महासागर में कोई द्वीप निकल आए भारतीय महासागरीय क्षेत्र में, तो उसमें लोगों को बसाना, उसको राज्य डिक्लेयर करना, ये सब क्या है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची भारत और राज्यों का संघ और चौथी अनुसूची में क्या है, आपका जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। तो जब राज्य बनेंगे तो राज्यसभा का सीट का भी तो बंटवारा करना होगा ना, तो इन सब के बारे में विस्तार से यहां बताया है। तो यहां मेन कॉन्सेप्ट आता है कि राज्य क्षेत्र क्या है, आपका संघ से बड़ा है, क्योंकि संघ में सिर्फ केंद्र और राज्य आएंगे, जबकि राज्य क्षेत्र में केंद्र, राज्य तथा वह क्षेत्र जो अभी भारत का पार्ट नहीं है, भविष्य में हो सकता है वह शामिल होगा। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 करता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश।
भारतीय संघ में आर्टिकल 2 करता है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मीन्स यहां पे ये है कि यह जो अभी वर्तमान में संघ चल रहा है, संघ यानी केंद्र और राज्य में मान लीजिए अभी 28 राज्य हैं, तो इनको छुए बगैर अगर नया राज्य 29वां राज्य बनाया जाए तो वह क्या यूज होगा, आर्टिकल 2 के यूज से किया जाएगा। और यह आर्टिकल 2 के यूज से अगर किया जा रहा है तो यानी वह जो वर्तमान राज्य है उसको छुआ नहीं जा रहा है, किसी यूनियन टेरिटरी को क्या किया जा रहा है, आपका वापस से बदला जा रहा है राज्य क्षेत्र में। ठीक है, राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, या फिर कोई अलग से द्वीप निकल आया तो उसको राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। अब है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आदि। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में संघ में जो राज्य 28 हैं, इन्हीं को तोड़ करके, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश को तोड़ करके और गुजरात को तोड़ करके एक अलग राज्य बनाया जाए, या उत्तर प्रदेश को तोड़ करके एक अलग पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, तो यह राज्य के हिस्से में से ही तोड़ करके राज्य बनाने का काम आर्टिकल 3 उसकी शक्ति देता है। यह हो गई 1, 2, 3 की बात। पहला आर्टिकल भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा नए राज्यों का प्रवेश, वर्तमान राज्यों को छुए बिना राज्यों के गठन से संबंधित है, तीसरा है वर्तमान में जितने राज्य उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके नाम बदलने की शक्ति और नया राज्य बनाने की शक्ति उन्हीं में से आर्टिकल 3 से आता है। आर्टिकल 4 कहता है कि इन दोनों पर कानून बनाने के लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 368 से परे हैं। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा कोई भी विधेयक अगर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति से पूछ करके ही ऐसे विधेयक लाए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि बिना राष्ट्रपति के पूछे राज्यों में कोई टूटन, कोई परिवर्तन और नए राज्य का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य का, भारतीय राज्य का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, और उसको कस्टोडियन भी बनाया गया है भारत के संविधान का। ठीक है, इस वजह से वह टूटने वाले कोई भी कॉन्सेप्ट को पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा। दूसरा, अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसको तोड़ करके नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए जो विधेयक आएगा उसका प्रस्ताव पहले राष्ट्रपति उस राज्य में भिजवाएंगे जिस राज्य में तोड़कर नया राज्य बनाना है। वह एक समय सीमा देंगे, राज्य अगर चाहे तो उस समय सीमा के भीतर जवाब दे या ना दे। अगर जवाब दे देती है तो अच्छा है, और नहीं भी देती है तो मान लिया जाएगा कि जवाब दे दी। अब दोनों ही कंडीशन में जब प्रस्ताव राज्य विधानमंडल से वापस संसद आया, राष्ट्रपति के पास आया, तो उसको केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, चाहे वो इनकार करे या हाँ करे, मान लिया जाता है कि स्वीकार ही है। अगर केंद्र सरकार ने माना तो मान लिया गया है कि राज्य को तोड़ना है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से ही कि भारत में राज्यों को क्या किया गया है? विभाजित बनाया गया है, और संघ को अविभाजित बनाया गया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भारत संघ जो है अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि राज्यों पर केंद्र को प्रभुत्व दिया गया है और एकात्मकता की ओर झुका हुआ है भारत का संविधान, यानी केंद्र को ज्यादा सशक्त बना है, क्योंकि भारत ने 565 रजवाड़ों का काल देखा था जो अलग राज्य बनने का सपना देख रहे थे, और किसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और बीपी मेनन की समझ और सूझबूझ की वजह से ये सभी लोग संगठित होकर के एक खूबसूरत भारत का नक्शा बना पाए थे। फिर उसके बाद एक पॉइंट और जानने वाला है भाग 1 में, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला होता है, राज्य में कोई रिलेटेड मसला होगा, तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट में ही 2 या 2 से अधिक राज्य या 2 से अधिक राज्य और केंद्र के बीच कोई भी मामला, झगड़ा, झंझट होता है, जमीन उमीन को, किसी भी मुद्दे को लेकर, संवैधानिक मुद्दे को लेकर के, तो ऐसे केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। यह था आपका पार्ट 1। कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया, ये तो बताइएगा ही बताइएगा। लेकिन मैं यहां पे अब इससे जोड़ने जा रहा हूं 2013-14 का एक प्रश्न है, 2014 का जीएस पेपर 2 का प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछा है आपका। सर्च कर लीजिएगा, जीएस पेपर 2 2014
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत यानी संघवाद हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारभूत लक्षणों में से भी एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन फेडरलिज्म जो है सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। इसके बारे में चर्चा कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न आया कि नहीं आया? 2014 जीएस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इस तरह से तैयारी करोगे तो शानदार तरीके से समझ में आएगा। आर्टिकल 1, भारत ओर इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह राज्यों से टूट नहीं सकता। संघ का मतलब केंद्र और राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो भविष्य में भी शामिल हो, इसलिए संघ से राज्य क्षेत्र वाला शब्द बड़ा है। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अभी संघ में यानी जितने स्टेट हैं अभी 28, उनको बिना छुए अलग से कोई स्टेट बनाया जाए तो आर्टिकल 2 के माध्यम से संसद करेगी। आर्टिकल 3, जितने स्टेट अभी हैं उनमें से ही तोड़ फोड़ करके अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 3 करेगी। और 4 कहता है कि इससे संबंधित कोई भी नियम कानून संसद बनाएगी। संसद का अधिकार है, राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। बस राष्ट्रपति उनसे पूछते हैं, वह भी अगर कोई जवाब देंगे तो बाध्यकारी नहीं। कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में शॉर्ट नोटिस पर। शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी जल्दी आपको मेन फैक्ट देने का प्रयास करूंगा और मेंस के क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए नवाज सर के साथ द मेंटोर चैनल। जय हिंद।